तो आज हमारे हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जो एक नए और बेहद शातिर किस्म के साइबर क्राइम के बारे में है। इसे डिजिटल अरेस्ट कहा जा रहा है। जरा सोचिए, आपको एक फोन आए, सामने वाला खुद को सीबीआई का कोई बड़ा अफसर बताए, और कुछ ही घंटों के अंदर आप एक नकली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का हिस्सा हो। हाँ, और देखते देखते आपके करोड़ों रुपए गायब हो जाएं। और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये कड़वी हकीकत है। बिल्कुल। हमारे सामने जो मामले हैं वो बताते हैं कि ये कितना बड़ा, कितना संगठित और मनोवैज्ञानिक तौर पर असर डालने वाला घोटाला है। आज हम इसी की परतें उधेड़ेंगे। हाँ, समझेंगे कि अपराधी सोचते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं, और समाज के सबसे पढ़े लिखे और सफल लोगों को भी अपना शिकार कैसे बना लेते हैं। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत हम एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस से करते हैं। ये मामला है वर्धमान ग्रुप के 82 वर्षीय चेयरमैन एसपी ओसवाल का, जो एक पद्म भूषण विजेता भी हैं। अच्छा। चलिए देखते हैं कि उनके साथ हुआ क्या। हाँ। तो कहानी शुरू होती है लुधियाना से। एसपी ओसवाल एक जाने माने उद्योगपति अपने दफ्तर में है और उन्हें एक कॉल आता है। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आती है जो कहती है कि वो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई से बोल रहे हैं। ओके। उन्हें बताया जाता है कि उनका आधार कार्ड एक बहुत बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में इस्तेमाल हुआ है। और केस भी कोई छोटा मोटा नहीं, जो जेट एयरवेज के पूर्व चेयरमैन नरेश गोयल से जुड़ा है। और देखिए, यहीं पर पहली मनोवैज्ञानिक चाल चली जाती है। कैसे? उन्होंने किसी छोटे मोटे अपराधी का नाम नहीं लिया। नरेश गोयल एक ऐसा नाम जो हर कोई जानता है। हाँ बिल्कुल। और मनी लॉन्ड्रिंग जैसा गंभीर आरोप, ये दोनों चीजें मिलकर सुनने वाले के दिमाग को सुन्न कर देती हैं। वो एकदम डिफेंसिव हो जाता होगा। हाँ, वो फौरन बचाव की मुद्रा में आ जाता है और तर्क करना बंद कर देता है। और यहाँ से तो मामला और भी अजीब होता चला जाता है। उन्हें एक वीडियो कॉल पर जुड़ने के लिए कहा जाता है, और जब वो जुड़ते हैं तो सामने जो नजारा था, एक मिनट, क्या उन्होंने सच में वीडियो कॉल पर एक नकली कोर्टरूम बना दिया था? हाँ बिल्कुल, एक पूरा का पूरा नकली वर्चुअल कोर्टरूम। कोई जज की तरह कपड़े पहनकर बैठा था। सिर्फ इतना ही नहीं, एक आदमी भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई होने का नाटक कर रहा था। क्या? हाँ, और पूरी सुनवाई की अध्यक्षता कर रहा था। ये तो अविश्वसनीय है। देखिए, यहाँ जो बात समझने वाली है वो है सत्ता और अधिकार का मनोवैज्ञानिक इस्तेमाल। स्कैमर्स ये जानते हैं कि सीबीआई, ईडी, सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश जैसे पद, हाँ, ये नाम सुनकर ही आदमी डर जाता है। बिल्कुल, ये आम नागरिक के मन में कितना सम्मान और डर पैदा करती हैं। जब कोई इतने बड़े अधिकारियों का नाम लेता है तो इंसान की सोचने समझने की शक्ति लगभग खत्म हो जाती है। वो बस निर्देशों का पालन करने लगता है। हाँ बिल्कुल वही। और ये सिर्फ जुबानी धमकियां नहीं थीं, उन्हें यकीन दिलाने के लिए व्हाट्सएप पर नकली दस्तावेज भी भेजे गए। अच्छा। एक गिरफ्तारी वारंट जिस पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का ऑफिशियल मोनोग्राम था। अरे वाह। और तो और सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी भेजा गया जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक और डिजिटल हस्ताक्षर तक थे। मतलब पूरी तैयारी के साथ। सब कुछ इतना असली लग रहा था कि कोई भी धोखा खा जाए। अब इनके तरीके बहुत शातिर हो गए हैं। ये कोई साधारण अपराधी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। दस्तावेज इतने असली दिखते हैं कि कोई भी धोखा खा सकता है, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा या अनुभवी क्यों ना हो। सही बात है। बार कोड, डिजिटल सिग्नेचर, सरकारी मोनोग्राम, ये सब भरोसे को तोड़ने और डर को कई गुना बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद जो हुआ वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उस सवाल को बताया गया कि वो डिजिटल अरेस्ट में है। अच्छा। उन्हें 2 दिनों तक 24 घंटे वीडियो निगरानी में रखा गया। उन्हें आदेश दिया गया कि वो अपना फोन हर जगह अपने साथ ले जाएं। बाथरूम में भी? हाँ, बाथरूम में भी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, 2 दिनों तक लगातार वीडियो कॉल। क्या किसी को शक नहीं होता? कोई तो सवाल उठाएगा कि ये कुछ ज्यादा ही अजीब है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, यहीं पर उनकी सबसे बड़ी चाल काम करती है। क्या? पीड़ित को पूरी तरह से अलग थलग कर देना, आइसोलेट कर देना। बिल्कुल। वे उसे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का हवाला देकर डराते हैं कि अगर इस बारे में किसी से भी बात की तो उस पर भी केस हो जाएगा। अच्छा। और लगातार वीडियो कॉल पर रखकर वे ये पक्का कर लेते हैं कि पीड़ित किसी दोस्त, परिवार, वकील या असली पुलिस से सलाह ना ले सके। जब इंसान अकेला होता है, डरा हुआ होता है और उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा होता है तो उसकी हिम्मत टूट जाती है। और ये अकेलापन ही शायद उनका सबसे बड़ा हथियार है। बिल्कुल है। कार वाले से सिर्फ 5 मिनट भी बात कर पाते तो वो तुरंत कह देता कि ये तो फ्रॉड लग रहा है, फोन काटो। हाँ। वे इसी मौके को खत्म कर देते हैं। हाँ। ये डर और अकेलेपन का एक ऐसा घातक मिश्रण है जिसमें फंसकर इंसान खुद को बेबस महसूस करने लगता है। और फिर क्या हुआ? अंजाम ये हुआ कि डरे हुए ओसवाल को पूरी तरह यकीन हो गया कि ये सब असली है
और वो एक बहुत बड़ी कानूनी मुसीबत में फंस गए हैं। फिर उनसे जमानत की कार्रवाई के नाम पर अलग अलग बैंक खातों में 7 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। 7 करोड़? लेकिन हमारे स्रोतों में एक अच्छी खबर भी है। हाँ, इस मामले में एक सकारात्मक पहलू भी है। वो रिकवरी वाली बात है ना? बिल्कुल। 31 अगस्त को जब शिकायत दर्ज हुई तो पुलिस ने बहुत तेजी से कार्रवाई की। उन्होंने 3 बैंक खातों को ट्रेस करके फ्रीज कर दिया और 5.25 करोड़ रुपए बरामद कर लिए। ये तो बहुत बड़ी रिकवरी है। हाँ, ये उस समय भारत में सबसे बड़ी साइबर क्राइम रिकवरी में से एक थी। ये कहानी तो वाकई डरावनी है। जब हम सिर्फ इस एक मामले से बाहर निकलकर देखते हैं तो क्या कोई बड़ा पैटर्न नजर आता है जो इन सारे घोटालों को एक साथ जोड़ता हो? हाँ, बिल्कुल, कुछ पैटर्न साफ दिखते हैं। पहला तो है अधिकार का दुरुपयोग, जैसा हमने कहा, CBI, CJI, ED जैसे बड़े नाम इस्तेमाल करना। बिल्कुल। दूसरा है पीड़ित को अलग करना, लगातार वीडियो कॉल पर रखकर दुनिया से काट देना। और तीसरा है अत्याधुनिक जालसाजी, इतने असली दिखने वाले नकली दस्तावेज बनाना कि कोई भी धोखा खा जाए। हाँ, लेकिन इन सब के पीछे एक और भी ज्यादा चौंकाने वाली और दर्दनाक सच्चाई है जो जांच में सामने आई है। वो क्या है? ये घोटाले कहाँ से चलाए जा रहे हैं? अच्छा, ये कोई भारत में बैठा छोटा मोटा गिरोह नहीं है। ये घोटाले अक्सर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे कंबोडिया, लाओस और म्यांमार में चल रहे साइबर स्लेवरी हब से चलाए जाते हैं। साइबर स्लेवरी हब? हाँ, और जो सबसे चौंकाने वाली बात वो ये कि ये कोई साधारण कॉल सेंटर नहीं है। सोचिए, भारत के ही पढ़े लिखे युवाओं को अच्छी नौकरी का झांसा देकर कंबोडिया या म्यांमार ले जाया जाता है। उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं और फिर उन्हें दिन रात अपने ही देश के लोगों को ठगने पर मजबूर किया जाता है। मतलब ये सिर्फ अपराधी नहीं है, ये खुद भी एक तरह के बंधक हैं। तो जो व्यक्ति आपको कॉल पर धमका रहा है, हो सकता है कि उसके सिर पर कोई बंदूक ताने खड़ा हो। हे भगवान! यह इस अपराध को और भी ज्यादा भयानक बना देता है। मतलब जो धोखा दे रहा है वो खुद भी एक शिकार है। ये तो बहुत ही भयानक है। और ये कोई अकेली घटना नहीं है। हमारे स्रोतों में 2025 और 2026 की कुछ और हालिया घटनाएं भी दर्ज हैं। हाँ, जो दिखाती हैं कि ये खतरा कितना बढ़ गया है और रकम कितनी बड़ी होती जा रही है। हाँ, ये घटनाएं दिखाती हैं कि अपराधी कितने निडर और बेरहम हो गए हैं। जैसे कि जनवरी 2026 में दिल्ली में एक NRI दंपत्ति का मामला। उन्हें भी यही बताया गया कि उनकी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए किया गया है और सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर उनसे 14 करोड़ 85 लाख रुपए ठग लिए गए। 14 करोड़? और उसी महीने जनवरी 2026 में एक रिटायर्ड बैंकर के साथ भी ऐसा ही हुआ। अच्छा। उन्हें हफ्तों तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। सोचिए, हफ्तों तक लगातार निगरानी में रहना। हर पल किसी की नजर में रहना कितना मानसिक तनाव देता होगा। बहुत ज्यादा। उनसे 2.75 करोड़ रुपए ठगे गए और इसके लिए उन्हें अपने म्यूचुअल फंड तक बेचने के लिए मजबूर किया गया, जो शायद उनकी जिंदगी भर की कमाई थी। हाँ, शायद। और जो सबसे हैरान करने वाला मामला हमारे स्रोतों में है वो मार्च 2025 का है। मुंबई में एक 86 साल की महिला। 86 साल? हाँ, जो शायद अपनी पूरी जिंदगी की बचत पे जी रही थी। उन्हें लगभग 3 महीनों तक डिजिटल कैद में रखा गया। 3 महीने? सोचिए, 90 दिनों तक रोजाना डर और निगरानी में जीना। इस दौरान उनसे 20.25 करोड़ रुपए ठग लिए गए। 20 करोड़? ये भारत का अब तक का सबसे लंबा चलने वाला डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड माना जाता है। ये आंकड़े डरावने हैं। ये दिखाते हैं कि ये अपराधी कितने धैर्यवान और क्रूर हो सकते हैं। वे किसी की उम्र या स्थिति का कोई लिहाज नहीं करते और जब तक पीड़ित को पूरी तरह से कंगाल नहीं कर देते तब तक उसे नहीं छोड़ते। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है। पद्म भूषण विजेता, बड़े उद्योगपति, NRI, रिटायर्ड बैंकर, इतने समझदार, पढ़े लिखे, अनुभवी लोग भी आखिर कैसे फंस जाते हैं? देखिए, इसका जवाब है शर्म और डर। शर्म? हाँ, मैंने कई पीड़ितों से बात की है और एक बात जो सब में आम है वो है शर्म। उन्हें लगता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा होकर कैसे फंस गया, लोग क्या कहेंगे। सही बात है। और इसी शर्म की वजह से वे अक्सर किसी को बताने या पुलिस में रिपोर्ट करने में भी देरी कर देते हैं। धोखेबाज इसी इंसानी भावना का फायदा उठाते हैं। और डर का भी। हाँ, वे आपको इतना डरा देते हैं और ऐसी स्थिति में डाल देते हैं जहां आपको लगता है कि पैसे देकर ही इस मुसीबत से निकला जा सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर किसी को ऐसा कॉल आता है तो उसे क्या करना चाहिए? खुद को कैसे बचाएं? सबसे जरूरी बात जो हर किसी को अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए, कोई भी सरकारी एजेंसी, चाहे वो CBI हो, पुलिस हो, ED हो या कोई और, कभी भी इस तरह से वीडियो कॉल पर जांच या गिरफ्तारी नहीं करती। कभी नहीं। सरकारी एजेंसियां इस तरह से काम करती ही नहीं है।
अगर कोई ऐसा दावा करता है तो समझ जाइए कि दाल में कुछ नहीं, पूरी दाल काली है। तो पहला कदम है शांत रहना और घबराना नहीं। बिल्कुल। जैसे ही आपको ऐसा कोई कॉल आए, बिना किसी बहस के उसे काट दें। बात ही नहीं करनी। नहीं, किसी भी तरह की धमकी या दबाव में ना आए और तुरंत इसकी रिपोर्ट करें। कहाँ? सरकार ने इसके लिए खास व्यवस्था की है। आप राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं। 1930। हाँ, या फिर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हाँ। जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे, धोखेबाजों के खातों को फ्रीज करके पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। तो आज हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी और मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके डिजिटल अरेस्ट जैसे बड़े घोटाले किए जा रहे हैं। धोखेबाज डर, सम्मान और अकेलेपन को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं और शिकार कोई भी हो सकता है, चाहे वो कितना भी सफल या बुद्धिमान क्यों ना हो। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ। एक तरफ हम डिजिटल रूप से इतने जुड़े हुए हैं, हाँ। हमारा पूरा जीवन फोन और इंटरनेट पर है। सही बात है। लेकिन यही तकनीक किसी व्यक्ति को समाज से पूरी तरह काटने और उसे मानसिक रूप से कैद करने का सबसे शक्तिशाली जरिया कैसे बन सकती है? ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है ना? मतलब जिस टेक्नोलॉजी ने हमें दुनिया से जोड़ा, वही हमें दुनिया से काटने का सबसे खतरनाक औजार बन गई है। बिल्कुल। और ये हमें एक और सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या? इस डिजिटल युग में हम आधिकारिक संस्थाओं पर भरोसे और अपनी व्यक्तिगत सतर्कता के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? बहुत जरूरी सवाल है। खासकर तब जब धोखेबाज असली और नकली के बीच की रेखा को लगभग मिटा चुके हैं। हम कैसे पहचाने कि कब भरोसा करना है और कब शक करना है?